आज हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली के बारे में। तो देखिए मोनोपोली क्या होता है वो देखिए आप। मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, देखिए कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है? ऐसा 3 तरीके से हो सकता है भाई कि मोनोपोली क्रिएट हो जाए। फर्स्ट, रिसोर्सेज के द्वारा उत्पन्न मोनोपोली। तो रिसोर्सेज के द्वारा उत्पन्न मोनोपोली क्या होती है भाई? जब कोई बंदा या कोई फर्म अपनी स्किल के कारण फेमस हो जाए, यानी कि जब कोई बंदा अपनी स्किल के कारण किसी कार्य में विशेषता हासिल कर लेता है, तो उसको बोलते हैं रिसोर्सेज के द्वारा उत्पन्न मोनोपोली। जैसे आप एग्जांपल लेते, मान लो कोई स्वीट्स की शॉप है या कोई नमकीन की शॉप है, तो उस पे क्या होता है भाई, वो नाम बिक जाता है उसका। समझ रहे हो ना? जैसे मैं हास्य का एग्जांपल, तो हास्य के अंदर गंगू हलवाई है, तो उस सिचुएशन में क्या है, उसका नाम बिका हुआ है भाई। और उसका नाम क्यों बिका है? क्योंकि उसके अंदर स्किल थी। यानी कि अपनी स्किल के कारण जब कोई फर्म या व्यक्ति फेमस हो जाता है, तब मोनोपोली क्रिएट होती है। उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज के द्वारा उत्पन्न मोनोपोली। सेकंड, मोनोपोली किस तरीके से जनरेट हो सकती है? गवर्नमेंट रेगुलेशन के द्वारा। गवर्नमेंट रेगुलेशन के द्वारा मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन के द्वारा मोनोपोली कैसे क्रिएट हो सकती है? जब सरकार किसी स्पेसिफिक फर्म या किसी व्यक्ति को स्पेशल विशेषाधिकार दे दे, फॉर एग्जांपल पेटेंट वगैरह। जब गवर्नमेंट किसी फर्म या व्यक्ति को पेटेंट वगैरह यानी कि कॉपीराइट दे दे किसी एक स्पेशल गुड्स का, तो उसको क्रिएट कौन कर सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति क्रिएट कर सकता है। तो उस सिचुएशन में भी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है गवर्नमेंट रेगुलेशन के तहत। और थर्ड, हमारी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। प्रोडक्शन प्रोसेस, या आप इसको बोल सकते हो इकोनॉमी ऑफ स्केल, या आप इसको बोल सकते हो भाई नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली। तो देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेस या इकोनॉमी ऑफ स्केल के तहत मोनोपोली कैसे जनरेट होती है? जब कोई फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है ना, जब कोई फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? पर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। जब कोई फर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है, तो उसकी पर क्वांटिटी कॉस्ट क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो अदर फर्म्स जो हैं वो मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में एंट्री करती है, तो उनकी जो पर क्वांटिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो इसलिए वो मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर पाती। तो इस तरीके से जनरेट मोनोपोली को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी ऑफ स्केल या नेचुरल मोनोपोली, या प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत आई हुई मोनोपोली। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मोनोपोली। अब देखिए, मोनोपोली क्रिएट तो क्यों होती है? 3 वजह से। रिसोर्सेज के द्वारा, गवर्नमेंट रेगुलेशन के द्वारा, और प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा। अब देखिए मोनोपोली के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भाई क्वांटिटी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मोनोपोली प्राइस, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। देखिए, मान लीजिए मोनोपोली में क्या होती है? फर्म प्राइस मेकर होती है। यानी कि प्राइस का डिसाइड कौन करता है? खुद मोनोपोली फर्म करती है। क्यों? क्योंकि उसका एकाधिकार होता है भाई, और कोई अदर कंपटीटर उसका है ही नहीं, मार्केट के अंदर सब्सिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। क्लियर है? तो वो क्या होती है? उस कंडीशन में फर्म प्राइस मेकर होती है। तो मान लो मोनोपोली प्राइस, किसी को मान लो कोई पेन की फैक्ट्री है, क्लियर है, तो पेन की फैक्ट्री में उन्होंने स्टार्टिंग का प्राइस रखा मान लो 11 रुपीज। क्लियर? तो उस पर उनकी एक भी क्वांटिटी सेल नहीं हुई, जीरो क्वांटिटी सेल। क्लियर? तो उनको प्राइस क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने 10 रुपये प्राइस किया, तो इसमें मान लो 10 रुपये प्राइस किया तो एक क्वांटिटी सेल हुई, और 9 रुपये प्राइस किया तो 2 क्वांटिटी सेल हुई, 8 रुपये प्राइस किया तो 3 क्वांटिटी सेल हुई। इसी तरीके से और प्राइस को कम करता गया, 7 किया तो 4 सेल हुई, 6 किया तो 5 सेल हुई। क्लियर? वो कब तक कम करता जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ना, उस वक्त आपको बताऊंगा कि वो प्राइस अपना कब तक कम करता जाएगा। क्लियर है? और जितना प्राइस कम करता जाएगा उतनी क्वांटिटी ज्यादा सेल होगी। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 10, 18, 24, 28, 30। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? 10, 8, 24 और 18 का डिफरेंस 6, 4, 2। मार्जिनल रेवेन्यू तो सभी को निकालना आ गया होगा भाई, कि मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? कि टोटल रेवेन्यू में पर क्वांटिटी ऐड होने पर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करवाने पर। तो यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6। क्लियर? तो अब आप देखिए टेबल में आपको क्या दिख रहा है भाई, कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है मोनोपोली का, वो ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से। देखिए 10, 10,
ये 9 है, ये 8 है, ये 8, ये 6, 7, 4, 6, 2, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो ग्रेटर है किससे, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से। और क्या पता लग रहा है आपको कि जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा सेल होती जा रही है, एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बहुत क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। समझ रहे हो। अब देखिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ भाई मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व का। देखिए प्राइस क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे अभी हमारा प्राइस मैक्सिमम कितना है भाई, 10 है, तो मैं 2 2 का डिफरेंस लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए वन, जब वन क्वांटिटी सेल हुई तो कितना मार्जिनल रेवेन्यू था, मैं पहले मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना रहा हूँ, देखिए 10, 10। जब 2 क्वांटिटी सेल हुई तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना था, 8, 2 पर 8, 3 पर 6, 4 पर 4 और 5 पर 2, दिस। तो ये मेरा क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मैं एवरेज रेवेन्यू कर्व को बना रहा हूँ इसके अंदर। देखिए वन क्वांटिटी पर 10 यानी कि एक पॉइंट तो दोनों का सेम, सेकंड क्वांटिटी पर 9 यानी कि 8 से ऊपर 9, यानी कि दिस, 8 और 10 के बीच में दिस। थर्ड क्वांटिटी पर कितना है, 8, थर्ड पर 8, थर्ड पर 8, फोर्थ पर 7 यानी कि 8 और 6 के बीच में, फिफ्थ पर 6, फिफ्थ पर 6। तो ये मेरा क्या आ गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्लियर है। तो देखिए जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, यानी कि कम होते जा रहे हैं। क्लियर है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की शेप कैसी है मोनोपोली के अंदर, डाउनवर्ड या नेगेटिव शेप। समझ रहे हो ना। तो आप जनरली देखा होगा जब भी आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा हुआ था, एवरेज मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की शेप कैसी होती है, इस टाइप की भाई। क्लियर। तो वो कहाँ से आती है, इस टेबल के थ्रू। क्लियर। अब आप देखिए एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या हो गया मेरा, नेगेटिव। और वो नेगेटिव क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है भाई, ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भाई कि प्रत्येक क्वांटिटी के ऊपर प्राइस क्या डिफरेंस है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या कीमत विभेद, की हर क्वांटिटी के ऊपर प्राइस क्या है, डिफरेंस है। इसलिए इस वजह से क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में क्या हो गए, नेगेटिव। यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा सेल होगी प्राइस क्या होता जा रहा है, कम। यानी कि या आप बोल सकते हैं प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए से एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की शेप क्या आ गई, डाउनवर्ड या नेगेटिव। अब देखिए अब देखो, अब हमें ये तो पता लग गया भाई कि मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की शेप कैसी होती है। देखिए प्राइस क्वांटिटी, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ भाई एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू कर्व ग्रेटर होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। समझ रहे हो ना। देखिए देखिए ये भी हमने फाइंड किया कि ए आर ग्रेटर होता है हमारे से। यहाँ पे भी देखो टेबल में भी दिख रहा है आपको साफ कि ये 9 है तो ये 8, ये 8 है तो 6, 7, 4। क्लियर है। अब देखिए और एक बात, एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कभी भी वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब तक क्वांटिटी जीरो है तब तक तो एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मैं फाइंड ही नहीं कर सकता। क्लियर। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करते, उससे अटकर स्टार्ट होते हैं। क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहली बात, हम मार्केट के अंदर क्या डिसाइड करते हैं, क्वांटिटी का। और क्वांटिटी का डिसीजन आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और देखिए उससे पहले ये देखो आप, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने क्या किया था, प्राइस हमारा कांस्टेंट था। तो प्राइस जब कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व बहुत क्या होते हैं, सेम। देखिए कैसे, प्राइस क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू मार्जिनल एवरेज। देखिए मान लो प्राइस क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, फिक्स 10 10 10। क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड कितनी भी सेल करो प्राइस क्या रहेगा, सेम। तो देखिए 10 20 30। तो यहाँ पे मैं मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, सेम। क्लियर है। कांस्टेंट होते हैं भाई, तो इसलिए ओरिजेंटल टू द एक्सिस होते हैं भैया मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व, किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ये मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन करवाया था उस टाइम, आपको बताया था भाई, टेबल की थी हमने उस टाइम ये। क्लियर है। और इसका जवाब मैंने आपको दे दिया मार्केट मैकेनिज्म के तहत
कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट क्यों होता है। ये प्राइस कांस्टेंट कहाँ से डिसाइड होता है, मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई जहां पर कट करती है वहां पर प्राइस और क्वांटिटी का डिसीजन होता है। क्लियर है। अब देखिए, और मोनोपोली के अंदर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व की शेप कैसी होती है, डाउनवर्ड या नेगेटिव शेप। तो देखिए, तो सबसे पहले क्वांटिटी का डिसीजन, तो क्वांटिटी का डिसीजन कहाँ पे होता है, जहां पे एमसी कर्व नीचे से कट करे एमआर को। क्लियर है ना। और इसका भी आपको पता लग गया होगा कि एमसी कर्व नीचे से कट करे, वहीं पे डिसीजन हम क्यों करते हैं। क्लियर। तो अब देखिए, एमसी को मैंने कट करवा दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या डिसीजन हो गया मेरा, क्वांटिटी का। क्लियर है। तो क्वांटिटी का डिसीजन हो गया। प्राइस का डिसीजन कैसे करते हैं हम, तो देखते हैं। प्राइस मेरा होता क्या, देखिए, टोटल रेवेन्यू। अगर मैं टोटल रेवेन्यू को क्या से डिवाइड करवा दूं तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है। और टोटल रेवेन्यू मेरा होता क्या है, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू, एवरेज रेवेन्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, तो एवरेज रेवेन्यू मेरा किसके इक्वल होता है, प्राइस के। समझ रहे हो ना, एवरेज रेवेन्यू मेरा किसके इक्वल होता है भाई, प्राइस के। तो गिवन क्वांटिटी पर प्राइस कितना होगा, जहां पे एवरेज रेवेन्यू को टच करेगा, दिस। तो ये मेरा क्या डिसाइड हो गया, मोनोपोली के अंदर प्राइस का डिसीजन हो गया। क्लियर है जी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मार्केट के अंदर क्वांटिटी का डिसीजन करेंगे। उसके बाद प्राइस का डिसीजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ए आर इक्वल टू क्या होता है मेरा, प्राइस। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा क्या डिसाइड हो गया, प्राइस। अब देखिए, अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ हमें। क्लियर। तो देखिए, तो प्रॉफिट का आपको कल फॉर्मूला बताया था, अभी जब परफेक्ट कंपटीशन हमने किया तो उसके अंदर प्रॉफिट हमने कैसे चेक किया था, क्या होता है प्रॉफिट मेरा, टी आर माइनस टी सी। इसको हमने क्या किया था, क्या उसे मल्टीप्लाई किया था, क्या उसे डिवाइड किया था। तो टी आर को मैं क्या उसे डिवाइड करवाऊंगा तो ए आर, और टीसी को मैं क्या उसे डिवाइड करवाऊंगा तो ए सी, दिस। तो ये मेरा प्रॉफिट है, यानी कि ए आर माइनस ए सी का गैप गिवन क्वांटिटी पर। प्रॉफिट हम कैसे चेक करते हैं, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का गैप गिवन क्वांटिटी पर। क्लियर। तो अब देखिए, मैं एवरेज कॉस्ट कर्व बनाता हूँ इसमें। तो उससे पहले आप ये देखिए कि मोनोपोली फर्म के अंदर, मोनोपोली फर्म के अंदर लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल। और शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, और मिनिमम लॉस हो सकता है। तीनों सिचुएशन हो सकती है शॉर्ट रन के अंदर। और लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और इसी तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में हमारा क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, और शॉर्ट रन में तीनों हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल भी, नॉर्मल भी, और मिनिमम लॉस भी। तो आपको पता लग गया होगा भाई, परफेक्ट कंपटीशन जब हमने किया तो उससे पहले हमने अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट और इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को काउंट किया था। कि अकाउंटेंट जो कॉस्ट को काउंट करता है वो अपने अंदर सिर्फ कौन सी कॉस्ट को लेके चलता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। और इकोनॉमिस्ट जो कॉस्ट को काउंट करता है तो अपने अंदर कौन सी कॉस्ट को लेके चलता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। क्लियर है। और इकोनॉमी के अंदर हम जब भी मार्केट करते हैं तो वहां पे कौन सी कॉस्ट को लेके चलते हैं, इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को। और इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को जब हम काउंट करते हैं तो प्रॉफिट जब जीरो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट पर भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करता है, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर की इनकम उसके अंदर इनबिल्ट होती है पहले से ही। क्लियर है। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बना रहा हूँ डायग्राम। पहले हम लॉन्ग रन के अंदर देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो, देखिए लॉन्ग रन में क्या होगा मेरा, एवरेज रेवेन्यू करो, इससे हम एवरेज कॉस्ट, इसका डिफरेंस देखते हैं, यानी कि एवरेज रेवेन्यू करो ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तभी मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो एवरेज कॉस्ट कर्व को मैं क्या करूंगा, इससे नीचे दिखा दूंगा भाई। और एक बात याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा कहाँ पे कट करती है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे। क्लियर है। तो गिवन क्वांटिटी पर देखिए, याद रखो, कई बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे एमसी ने एम एएससी को कट किया वहां से डिफरेंस दिखाते हैं प्राइस और कॉस्ट का, जबकि ऐसा नहीं होता। कहाँ पे डिफरेंस दिखाते हैं, गिवन क्वांटिटी पर, यानी कि इस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज कॉस्ट कितनी है मेरी। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए दिस, इतनी है एवरेज कॉस्ट मेरी। तो इसको मैं मैच कराऊंगा भाई, ये। क्लियर है। तो ए आर कितना है मेरा, दिस, और एस सी कितना है मेरा, दिस। तो एम ए आर माइनस एस सी का गैप कितना हुआ मेरा, दिस। तो ये मेरा सारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है जी मेरा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब देखिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम तो कर लिया हमने। अब हम डायग्राम करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। तो लॉन्ग रन में तो क्या होता है मोनोपोली के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और शॉर्ट रन में क्या होते हैं, तीनों। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम तो कर लिया हमने। अब हम करते हैं भाई
सॉरी, देखिए देखो भाई, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, क्वांटिटी, प्राइस। अब देखिए, सबसे पहले क्वांटिटी का डिसीजन करेंगे तो कर दो भाई, ये तो हो गई मेरी क्वांटिटी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सुपर नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट का आपको पता ही है, प्रॉफिट क्या होता है मेरा, ए आर माइनस एस सी का गैप गिवन क्वांटिटी पर। क्लियर है, तो क्वांटिटी का डिसीजन तो हो गया दिस, तो ये तो हो गई मेरी क्वांटिटी। और प्राइस क्या होता है मेरा, ए आर, तो गिवन क्वांटिटी पर प्राइस कितना हो गया, दिस, ये प्राइस है। तब मुझे दिखाना क्या भी डायग्राम के अंदर, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट पे क्या होना चाहिए, ए आर और एस सी बोथ क्या होने चाहिए, सेम। तो मैं क्या करूंगा भाई, देखिए एवरेज कॉस्ट करो। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे यानी कि गिवन क्वांटिटी पे ए आर और एस सी क्या है, बोथ सेम है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर डायग्राम कैसा होगा मोनोपोली में, ये सिचुएशन होगी। क्लियर, अब देखिए, अब हम करेंगे भाई मिनिमम लॉस का। देखो एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, प्राइस, क्वांटिटी। तो सबसे पहले तो वही सेम भाई, क्वांटिटी का डिसीजन करेंगे हम। क्वांटिटी का डिसीजन कहाँ पे, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को, दिस, और प्राइस कहाँ पे, ए आर को टच करेगी वन क्वांटिटी। अब देखिए, मिनिमम लॉस दिखाना भाई मुझे, तो मिनिमम मैं लॉस कैसे दिखाऊंगा, मिनिमम लॉस दिखाऊंगा मैं कैसे भाई, कि एसी तो मेरा ज्यादा हो और ए आर मेरा कम हो। तो दिखा दीजिए आप, कलर चेंज कर रहा हूँ भाई मैं, देखिए एवरेज कॉस्ट करो, तो गिवन क्वांटिटी पर एवरेज कॉस्ट करो मेरी कितनी है, दिस, तो इसको मैं मैच कर दूंगा। यानी कि प्राइस तो मेरा कितना है, ओपी, और कॉस्ट कितनी आ रही है, ओपी नोट। तो ये पी पी नोट क्या हो गया मेरा, मिनिमम लॉस, मिनिमम लॉस। क्लियर जी। अब उसके बाद देखिए आप, ये तो हो गया। अब उसके बाद हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या किया था, सप्लाई कर्व निकाला था भाई। शॉर्ट टर्म के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई करो, और लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई करो। तो शॉर्ट टर्म में हमारा सप्लाई करो क्या था, ओरिजेंटल टू द एक्सिस, और लॉन्ग रन में हमारा सप्लाई करवाया था अपवर्ड। अब मोनोपोली के अंदर हम सप्लाई कर्व निकालते हैं भाई, देखो। तो मोनोपोली फर्म के अंदर सप्लाई कर्व होता ही नहीं भाई, मोनोपोली फर्म में सप्लाई कर्व होता ही नहीं। क्यों भाई, क्योंकि इस मोनोपोली फर्म के अंदर सभी क्वांटिटी को क्या करते हैं हम, डिफरेंट प्राइस पे देखिए, एक मिनट, सभी क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर सेल होती है। एक मिनट, देखिए, सभी क्वांटिटी डिफरेंस प्राइस पर चार्ज कर रहे हैं भाई, यानी कि सभी क्वांटिटी जो है डिफरेंट प्राइस पर सेल की जा रही है। तो यहाँ पर हम सप्लाई कर्व को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, तो इसलिए मोनोपोली फर्म के अंदर सप्लाई कर्व होता ही नहीं। क्यों, इसका रीजन आप क्या दोगे, ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कीमत विभेद के कारण मोनोपोली फर्म के अंदर सप्लाई कर्व फाइंड ही नहीं कर सकते हम। ठीक है जी। अब देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है भाई मोनोपोली फर्म के अंदर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए, मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली फर्म के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीन तरीके से होता है भाई। फर्स्ट, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भाई, इसको हम बोलते हैं भाई अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर विलिंगनेस भी। तो देखिए, यानी कि इसमें मोनोपोली फर्म में प्राइस कैसे चेंज होता है, कि अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर विलिंगनेस। मान लो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कि एक फर्म है, क्लियर है, वो एक पेन का निर्माण कर रही है अभी, और उस पेन की जो कॉस्ट आ रही है भाई उसको प्रोड्यूस करने की, वो आ रही है 10, सॉरी, सिक्स, 6 रुपीज मान लो, 6 रुपीज कॉस्ट आ रही है उस पेन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, कि
स्टार्टिंग में मान लो कोई कंज्यूमर गया प्रोड्यूसर के पास कोई वो पेन को परचेस करने के लिए भी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने उससे कॉस्ट मांगी उसकी 20 रुपीज, तो कंज्यूमर ने मान लो नहीं लिया उससे, तो प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर से पूछता है आप इस गुड्स के लिए कितना दोगे, तो मान लो कंज्यूमर बोल देता मैं इस गुड्स के लिए 15 रुपीज दूंगा, तो उसको 15 रुपीज में सेल कर दें, यानी कि जितनी कंज्यूमर की विलिंग होती है उस गुड्स के लिए उतने में ही सेल करना, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे देखिए फर्स्ट कंज्यूमर आया, उसकी विलिंग थी 15 रुपीज, तो उसको 15 में सेल कर दिया। सेकंड कंज्यूमर आया, उसने बोला 14 रुपीज, तो 14 में सेल कर दिया। थर्ड कंज्यूमर आया, बोला 13। इस तरीके से कंज्यूमर आते जाएंगे, और जितनी जिस कंज्यूमर की विलिंग होगी उसको उतने में ही सेल कर देगा। कब तक प्राइस को कम करता रहेगा वो, जब तक कि प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ना आ जाए, जब तक कि भाई प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ना आ जाए तब तक वो प्राइस को क्या करता रहेगा, कम, यानी कि उस लेवल तक वो कंज्यूमर की विलिंगनेस के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को सेल करता रहेगा। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर विलिंगनेस, यानी कि जितना कोई देना चाहता है उतने में ही सेल कर देता है, बस उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो, समझ रहे हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या आप इसको बोल सकते हो भाई फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन सा प्राइस चार्ज करता है, रिजर्वेशन प्राइस, या अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर विलिंगनेस। और इसमें क्या हो जाता है भाई, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर देखिए कंज्यूमर सरप्लस मेरा क्या होता है, मैक्सिमम विलिंगनेस माइनस एक्चुअल पे, मैक्सिमम विलिंगनेस माइनस एक्चुअल पे, ये मेरा क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर मोनोपोली फर्म क्या करती है भाई, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर विलिंगनेस चार्ज करती है, कि जितनी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए पे करना चाहता है ना उतना ही उससे उतने में उसको सेल कर देती है। तो सारा का सारा जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस में। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस क्या बन जाता है भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है जी। अब देखिए सेकंड, सेकंड मेरा होता है भाई सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भाई, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्वांटिटी के ऊपर बेस। क्वांटिटी के ऊपर बेस कैसे होता है भाई, जैसे देखिए आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि मान लो कोई गुड्स है और उसकी कॉस्ट आ रही है उसको, मान लो भाई कॉस्ट उसकी 3 रुपए कॉस्ट है, मान लो उसकी, क्लियर है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। अगर कोई मान लो कंज्यूमर आया उसको एक ही कमोडिटी परचेस करनी है उसको, यानी कि एक ही प्रोडक्ट परचेस, सिंगल कमोडिटी परचेस करनी है, तो वो उसको बोल रहा है भाई उसका प्राइस कितना, 9 रुपीज, कितना प्राइस बोल रहा है, 9 रुपीज, ठीक है। अगर वही कंज्यूमर वो बोले कि भाई मुझे तो 2 प्रोडक्ट लेने हैं, तो वो 2 प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहा है, देखो सिंगल प्रोडक्ट कितने रुपीज में प्राइस चार्ज कर रहा है उसको, 9 रुपीज। अगर वो बोल दे भाई मैं 2 प्रोडक्ट लूंगा, जैसे मार्केट के अंदर नहीं करते भाई, कि अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी लेनी हो तो आपको प्राइस हाई पे करना पड़ता है, और आपको ज्यादा क्वांटिटी लेनी तो आपके लिए प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। वो होता क्यों है, देखिए वो सेकंड क्वांटिटी, अगर कोई 2 क्वांटिटी परचेस कर रहा है कंज्यूमर, तो उसको बोलता है कि मैं 2 क्वांटिटी आपको 14 रुपीज में दे दूंगा, मान लो, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वांटिटी सेल हुई, एक सिंगल क्वांटिटी सेल हुई, कितना चार्ज किया मोनोपोली फर्म ने, 9 रुपीज, और कॉस्ट कितनी थी, 3 रुपीज, तो कितने प्रॉफिट हुआ उसको, 6 रुपीज का। अब 2 क्वांटिटी सेल की कितने रुपीज में, 14 रुपीज में, और 2 क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी आई, 6 रुपीज, तो 14 माइनस 6 कितना बचा लिया भाई उसने, 8 रुपीज। तो इकोनॉमिक्स के अंदर रैशनल पर्सन थिंक एट मार्जिन, यानी कि मार्जिन की सोचते हैं भाई वो, यानी कि दो प्राइस कम करने पर भी वो ज्यादा बचा रहा है ना पहले वाले से, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि क्वांटिटी के बेस पे जितनी ज्यादा कंज्यूमर क्वांटिटी परचेस करता जाए उतना ही प्राइस कम करता जाए वो, समझ रहे हो। तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस का बदलना, तो इसको बोलते हैं हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो अब देखिए थर्ड वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करते हैं मोनोपोली फर्म के अंदर, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है भाई, जो प्राइस जो है ना वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, कि जिस कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा, जिस कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा, उससे तो क्या प्राइस चार्ज करेगा, कम प्राइस चार्ज करेगा, और जिस कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम, उससे प्राइस चार्ज करेगा आई। अब वो देखिए कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रोल क्या होता है, जिस कंज्यूमर की, देखो एक बात याद रखना हमेशा, जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा वही बेनिफिट में रहेगा,
सप्लायर की साइड तो क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और कंज्यूमर की साइड क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जिसकी इलास्टिसिटी बोथ में से ज्यादा, उसी को क्या होगा भाई, बेनिफिट ज्यादा होगा। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या रोल है, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अगर वो आपसे हाई प्राइस चार्ज करता है, तो आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे भाई, दूसरी जगह जाओगे, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे, यानी कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे वो प्राइस हाई चार्ज कर रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे, क्लियर है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होने का मतलब क्या है, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपकी मजबूरी है, आपको वो प्रोडक्ट लेना ही लेना है, तो उस कंडीशन में वो आपसे क्या चार्ज करता है, हाई प्राइस चार्ज करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तहत जो प्राइस चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जब प्राइस हमारा चेंज हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या इसको दूसरा नाम भी है इसका, जो जियोग्राफिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जियोग्राफिकली प्राइस, यानी कि एरिया के हिसाब से बोल सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पे जिस कंज्यूमर की इलास्टिसिटी ज्यादा उससे प्राइस कम चार्ज किया, जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम उससे प्राइस हाई चार्ज किया। तो जिसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिसिटी, अगर उससे हाई प्राइस चार्ज करेगा तो वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, और जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है उससे अगर हाई प्राइस चार्ज करेगा तो उसको तो लेना ही लेना है, क्यों, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कम, यानी कि वो तो उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा ही करेगा। तो ये तो हो गए भाई मेरे थर्ड तीन प्रकार के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए एक होता है हमारा डंपिंग। डंपिंग देखिए क्या होता है, ये है भाई थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का स्पेशल केस। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का स्पेशल केस जिसको हम बोलते हैं डंपिंग, इसका स्पेशल केस है भाई थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का स्पेशल केस क्या है भाई, डंपिंग। आगे डंपिंग की भी टाइप है भाई, जिनको हम इंटरनेशनल ट्रेड जब डिस्कस करेंगे उस टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डंपिंग की टाइप क्या, स्पोर्टिंग डंपिंग, प्रेडेटरी डंपिंग, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप डंपिंग देखिए, डंपिंग क्या होता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का स्पेशल केस है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस कैसे चार्ज होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जब प्राइस को चार्ज किया जाए मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे देखो भाई, देखिए जहां पर कंपिटिटिव मार्केट है ना, जहां पर कंपिटिटिव मार्केट है वहां पर तो प्राइस क्या चार्ज करेगा, वो कम। और जहां पर कंपिटिटिव मार्केट नहीं है, यानी कि कंपटीशन है, सॉरी जैसे कि मोनोपोली वगैरह है, तो उस सिचुएशन में मोनोपोली है या ओलिगोपोली है, वहां पे कौन सा प्राइस चार्ज करेगा, प्राइस ज्यादा। यानी कि जहां पर कंपिटिटिव मार्केट है वहां पर तो प्राइस कम चार्ज करेगा, और जहां पर कंपिटिटिव मार्केट नहीं है वहां पर प्राइस हाई चार्ज करेगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो एक तो आप बस स्टैंड के पास जाकर फ्रूट खरीदते हो, और एक आपके घर के पास आया हुआ है कोई ठेले वाला फ्रूट लेकर, तो जो आपके घर के पास आया हुआ है वहां पर क्या है, आपके पास सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं, यानी कि आपके पास अदर कोई सेलर अवेलेबल नहीं है। अगर है भी तो एक दो सेलर आपके पास वहां पर, सिर्फ आपकी जो घर के आसपास आया हुआ है ठेले वाला। और बस स्टैंड के पास क्या होता है, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूसर बैठे हैं भाई, यानी कि सेल करने वाले सेलर जो है वो लार्ज स्केल पर है। तो जो बस स्टैंड है वो वहां पर सिचुएशन कैसी है, कंपिटेटिव मार्केट की सिचुएशन है, तो वहां पर जो आपको फ्रूट है उसके प्राइस कम मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर कंपटीशन है। अगर एक ठेले वाला से आपको प्राइस अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरे पे जा सकते हो, तो वहां पर प्राइस क्या मिलते हैं, कम। वहां पर प्राइस कौन सा चार्ज किया जाता है, कम। और अगर आपके घर के पास कोई ठेले वाला आया हुआ है तो वो आपसे कैसे प्राइस चार्ज करता है, अप, क्योंकि वहां पर क्या कंपिटेटिव मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस पर जब प्राइस चार्ज किया जाए तो उसको बोलते हैं हम डंपिंग। ठीक है जी, तो ये होता है मेरा डंपिंग। अब आगे देखिए भाई, ये तो हो गया हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के अंदर। अब उसके बाद देखिए कि हम मोनोपोली की पावर कैसे मेजर कर सकते हैं, वो देखिए आप। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है भाई हमारा नेक्स्ट, कि मोनोपोली के अंदर प्रोड्यूसर को कितना प्रॉफिट हुआ, कि मोनोपोली फर्म के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि हाउ टू मेजर मोनोपोली प्रॉफिट, कि मोनोपोली फर्म के प्रॉफिट को मेजर कैसे कर सकते हैं भाई। मोनोपोली प्रॉफिट या पावर बोल सकते हो, और पावर, मोनोपोली की पावर या प्रॉफिट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करने के भाई टू मेथड्स। देखिए भाई मोनोपोली की पावर को मेजर करने के कितने मेथड, अभी दो मेथड। फर्स्ट तो हमारे पास है भाई एपी लर्नर का फॉर्मूला,
देखिए एक लर्नर का फॉर्मूला क्या है भाई, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस। तो देखिए इससे हम कैसे चेक करते हैं भाई, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लो प्राइस है 100 रुपीज, क्लियर है, और उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आ रही है उसकी मार्जिनल कॉस्ट 60 रुपीज, तो डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया है 40 डिवाइड बाय 100 यानी कि 40%। तो यहाँ पर मोनोपोली की पावर कितनी है 40%, समझ रहे हो। तो मोनोपोली की पावर को मेजर करने के दो तरीके, एक तो क्या हमारा एपी लर्नर फॉर्मूला, एपी लर्नर का फॉर्मूला क्या है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस, क्लियर है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई हमारे पास, तो यहाँ पे 40% का मतलब क्या है कि मोनोपोली की पावर या प्रॉफिट कितना है 40%, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास है जी बेन्स का फॉर्मूला। देखिए बेन्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मोनोपोली की पावर को कैसे मेजर कर सकते हैं, ए आर माइनस ए सी का गैप देखेंगे हम। ए आर माइनस ए सी का गैप जितना ज्यादा होगा मोनोपोली का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर है जी। तो ये थे मोनोपोली की पावर को मेजर करने के मेथड, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आज वाला लेक्चर देखिए। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया भाई, सबसे पहले हमने डिस्कस किया मार्केट मैकेनिज्म के अंदर प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग को, क्लियर है, कि मार्केट मैकेनिज्म को गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है मार्केट मैकेनिज्म के अंदर। तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर को लेके आती है। तो प्राइस सीलिंग के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग में तो गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट मैकेनिज्म के तहत जो इक्विलिब्रियम हमारा प्राइस होता है उसको कम कर देती है। तो इससे भी इकोनॉमी में डेड वेट लॉस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और क्या क्रिएट होता है एक्सेस डिमांड, और इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल कौन करता है गवर्नमेंट, किसके थ्रू, पीडीएस सिस्टम के थ्रू। और सेकंड होता है हमारा प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस चार्ज करना भाई, यानी कि गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस डिसाइड कर देती है। इस सिचुएशन में क्या क्रिएट हो जाता है एक्सेस सप्लाई। इसको डिटेल में देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब लेक्चर देख सकते हो भाई, क्लियर है। तो एक्सेस सप्लाई, और इस एक्सेस सप्लाई को परचेस कौन करेगा गवर्नमेंट, एमएसपी के तहत परचेस करती है, क्लियर है भाई। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि कई बार मार्केट के अंदर मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट किस किस वजह से, तीन तरीके से क्रिएट हो सकती है मोनोपोली। फर्स्ट तो क्या थी रिसोर्सेज के द्वारा उत्पन्न मोनोपोली, क्लियर है। सेकंड क्या था हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन के तहत उत्पन्न मोनोपोली। और थर्ड हमारा क्या था भाई प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत उत्पन्न मोनोपोली। तो देखिए फर्स्ट क्या था हमारा रिसोर्सेज के द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा उत्पन्न मोनोपोली में क्या बोलते थे हम स्किल बेस्ड, यानी कि कोई बंदा भाई के पास अपनी स्किल के कारण फेमस हो गया है तो उस वजह से उसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई। सेकंड था भाई हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसमें क्या था भाई पेटेंट वगैरह के तहत, यानी कि गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक फर्म या प्रोड्यूसर को पेटेंट दे दे भी किसी प्रोडक्ट का, तो उस सिचुएशन में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। थर्ड मोनोपोली कैसे क्रिएट हो सकती है प्रोडक्शन प्रोसेस से, या इकोनॉमी ऑफ स्केल या नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं जिसको। इस सिचुएशन में क्या होता है कोई भी फर्म जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने पर उसकी पर क्वांटिटी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से अदर फर्म मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर पाती। तो इस सिचुएशन में भी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। उसके बाद हमने क्या किया था मोनोपोली फर्म के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व की शेप को देखा था कि मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिन रेवेन्यू कर्व की शेप क्या होती है। तो उसमें हमारी शेप आई थी डाउनवर्ड, और ए आर ग्रेटर था एम आर से, ए आर ग्रेटर था एम आर से। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और शॉर्ट रन में क्या होता है तीनों चीज हो सकती है, सुपर नॉर्मल भी और मिनिमम लॉस भी, तीनों की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इन सभी के डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होंगे, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था मोनोपोली फर्म के अंदर सप्लाई करो भाई, सप्लाई करो होता ही नहीं मोनोपोली फर्म के अंदर, क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्वांटिटी डिफरेंट प्राइस पर सेल कर रहे हैं हम, इसलिए ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली फर्म के अंदर सप्लाई करो होता ही नहीं है भाई, क्लियर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का। फर्स्ट कौन सा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर विलिंगनेस, सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाता है। सेकंड सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेगा उतना ही प्राइस कम करता जाएगा। थर्ड क्या था भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तहत। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का स्पेशल केस क्या किया हमने डंपिंग। उसके बाद हमने क्या किया भाई मोनोपोली की पावर को मेजरमेंट करने के दो मेथड, एक टी लर्नर का मेथड और बेंस का मेथड, क्लियर है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था, तो थैंक यू भाई।